हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 40 रहेगा। और आज के लेक्चर में भी हम जो हमारा सेल सीलिंग यहाँ पे हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसी के रिगार्डिंग आज हमारे यहाँ पे 8th लेक्चर रहेगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने यहाँ पे जीपीसीआर है उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे स्मैड जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता था वो भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। और उसके अलावा जो हमने यहाँ पे साइटोकाइन जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे हुआ है उसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। ठीक है, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे यहाँ पे टायरोसिन टायरोसिन रिसेप्टर सिग्नलिंग जो हमारे यहाँ पे रहती है, रिसेप्टर सिग्नलिंग। ठीक है, इसके हमारे यहाँ पे दो टाइप होते थे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता था साइटोकाइन रिसेप्टर्स। ठीक है, और सेकंड हमारा यहाँ पे होता है आरटीके। तो जो साइटोकाइन और जो हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे होते हैं इनके अंदर हमारा जो डिफरेंस था वो हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स होते थे, ठीक है ये, या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर सिग्नलिंग जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता था उसके अंदर क्या होता था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, जैसे कि ये यहाँ पे मेम्ब्रेन है और ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया। यहाँ पे हमारा लाइगेंड बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद इनके अंदर यहाँ पे क्या होता था कि जो टायरोसिन है ना, एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड है उसके उसके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होता था, उसकी फॉस्फोराइलेशन हमारे यहाँ पे होती थी। ठीक है, इसकी हमारे यहाँ पे क्या हो गई थी, फॉस्फोराइलेशन हमारे यहाँ पे होती थी। लेकिन ये जो फॉस्फोराइलेशन हमारे यहाँ पे करवा रहा था ना उसके लिए हमारे यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती थी, एक काइनेज एंजाइम की यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो एक काइनेज एंजाइम होता था ना वो हमारा रिसेप्टर से यहाँ पे अलग होता था। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर्स थे उनके अंदर इनके खुद के ही पास यहाँ पे हमारी काइनेज एक्टिविटी नहीं होती थी। काइनेज एक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता था, एक दूसरा हमारे यहाँ पे एंजाइम होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है और जो हमारे यहाँ पे काइनेज एंजाइम है ये दोनों हमारे यहाँ पे अलग अलग चीजें होंगी। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे अटैच जरूर होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लाइगेंड बाइंड हुआ तो जो हमारे यहाँ पे काइनेज होगा ना वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है। और अटैच होने के बाद जैसे इसके अंदर यहाँ पे हमारा लाइगेंड बाइंड होगा तो यहाँ पे हमारी कुछ इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज होंगे जिसकी वजह से ये हमारा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा जो साइटोकाइन रिसेप्टर था जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है और जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी है वो एक दूसरे से हमारे यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंस होगी। ठीक है, यानी कि उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होंगे, सेपरेट हमारे पास यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स मेरे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है। लेकिन जो हम यहाँ पे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे होता है, ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा इसी के खुद के ही पास यहाँ पे क्या होगी, इसके पास यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर होता था इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास यहाँ पे जैक काइनेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता था, जैक काइनेज। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे होगा इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके लिए हमें किसी दूसरे काइनेज के ऊपर, किसी दूसरे पॉलीपेप्टाइड के ऊपर यहाँ पे हमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन होनी है ना वो जो रिसेप्टर है वो अपने आप भी यहाँ पे करवा लेगा। ठीक है, जैसे इसके साथ यहाँ पे हमारा लाइगेंड बाइंड होगा तो ये खुद की यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवा लेता है। ठीक है, इसके लिए इसको किसी जैक काइनेज के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आरटीके पाथवे। और ये दोनों के दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं, जो हमारे यहाँ पे टायरोसिन रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे रहता है। यहाँ पे दोनों के अंदर यहाँ पे हमारी जो फॉस्फोरिलेशन होनी है वो तो हमारे किसके ऊपर होगी, जो हमारे यहाँ पे टायरोसिन होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन था उसके अंदर जो काइनेज एक्टिविटी थी वो रिसेप्टर के पास नहीं होती है, और जो हमारा आरटीके होगा इसके अंदर जो हमारी काइनेज एक्टिविटी होगी वो रिसेप्टर के पास हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी फर्दर अब यहाँ पे आज के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। इसके अंदर हम जो हमारे डिफरेंट टाइप्स या फिर किस तरीके से हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे रहता है वो हम आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आरटीके पाथवे के लिए या फिर जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो हमारे यहाँ पे रहता है, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट एक्टिवेट रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आर सोल्यूबल और मेम्ब्रेन बाउंड पेप्टाइड और प्रोटीन हॉर्मोन्स। अब जो हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे को जो फॉलो करते हैं उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट सोल्यूबल या फिर मेम्ब्रेन बाउंड पेप्टाइड हो सकते हैं या फिर हमारे यहाँ पे कुछ प्रोटीन हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं। दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इंक्लूड मैनी ग्रोथ फैक्टर फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ ग्रोथ फैक्टर भी हमारे यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी। एग्जाम्पल ऑफ लाइगेंड्स, जैसे कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, इंसुलिन रेगुलेटेड expression of the multiple gene that control the sugar and the lipid metabolism of the liver।
मसल्स एंड एडिपोज सेल्स। ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, जो हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे प्लेटलेट ड्राइव्ड फाइब्रोब्लास्ट और जो हमारे यहाँ पे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और जो इंसुलिन, ये हमारे यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हो जाते हैं, जिसके ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली हमें पूछे गए हैं। ठीक है, मैनी आरटीके एंड देयर लिगेंड्स वर आइडेंटिफाइड इन स्टडी ऑफ ह्यूमन कैंसर एसोसिएटेड विद द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक जो हमारा आरटीके पाथवे रहता है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे रेगुलेट होता है और किस तरीके से यहाँ पे वो एक्सप्रेशन को शो करेगा। RTK consists of three essential components: an extracellular domain containing a ligand binding site, a single hydrophobic transmembrane alpha helix, and a cytosolic segment that include a domain with a protein tyrosine kinase activity। देखो हमने आपको क्या बताया था कि जो वहां पे हमारा आरटीके पाथवे होता है, इसके अंदर जो हमारा रिसेप्टर होगा उसी के खुद के ही पास हमारे यहाँ पे क्या होगी, काइनेज एक्टिविटी में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे आरटीके के जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा उसके अंदर हमारे क्या पे देखने को मिलेगा, एक तो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हमारे किस काम आएगा, जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वो एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ए सिंगल हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स। अब यहाँ पे आपको अल्फा हेलिक्स जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दे देंगे, बीटा सीट्स आपको यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे होगा उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा, ठीक है, या फिर जो स्ट्रक्चर होगी वो हमारी किसकी बनी होगी, अल्फा हेलिक्स की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ठीक है, जो हमारा सेल से बाहर की तरफ हो गया, वहां पे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हमारा लाइगेंड बाइंडिंग साइट होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन होगा जो कि हमारे अल्फा हेलिक्स की बनी होगी। और उसकी हेल्प से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग साइट है और जो हमारी काइनेज एक्टिविटी है, ठीक है, वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे से हमारे यहाँ पे अटैच होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लाइगेंड बाइंडिंग रीजन हो गया, लाइगेंड बाइंडिंग साइट हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे थर्ड पार्ट कौन सा आएगा, जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी होगी जिसके पास, इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इसके तीन अलग अलग हमें यहाँ पे रीजन देखने को मिलेंगे। एक जहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग साइट हो जाएगी, एक हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी होगी, और एक हमारे यहाँ पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक जो डोमेन होगा वो क्या करेगा, इन दोनों पार्ट्स को, जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग साइट थी और जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी थी, उन दोनों को एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे अटैच करेगा। ठीक है, एंड ए साइटोसोलिक सेगमेंट दैट इंक्लूड ए डोमेन विद प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, जिसके पास हमारे यहाँ पे क्या होगी, काइनेज एक्टिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। Most RTK are monomeric and ligand binding to the extracellular domain induce a formation of the receptor dimer। देखो हमने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो भी हमारे यहाँ पे रहेगी, वो हमारे साइटोकाइन जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर सिग्नलिंग होते हैं उसी की तरीके की रहेगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस हमारा मेजरली क्या आता है कि इनके अंदर जो हमने साइटोकाइन बताया था, साइटोकाइन के अंदर हमारी जो काइनेज एक्टिविटी है वो रिसेप्टर के पास नहीं होती, और आरटी के अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी है वो रिसेप्टर के पास हमें देखने को मिलेगी। तो जो बाकी का इनका पाथवे रहेगा, जैसे कि हमने साइटोकाइन रिसेप्टर सिग्नलिंग के अंदर भी देखा था कि वहां पे हमारा क्या होता था कि जैसे ही हमारा लाइगेंड बाइंड होता था तो उससे क्या हो जाती थी कि जो हमारे रिसेप्टर होते थे उनकी हमारे यहाँ पे होमोडाइमराइजेशन हो जाती थी। ठीक है, तो सिमिलर इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो आरटीके होगा इसके अंदर भी यहाँ पे हमें वही केस देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द आरटीके होंगे वे हमारे इनिशियली हमारे मोनोमेरिक फॉर्म में होंगे। ठीक है, और जैसे ही उनके साथ हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंड करेंगे, लाइगेंड बाइंडिंग टू द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन, जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होगा उसके साथ हमारे यहाँ पे जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो उससे क्या होगा, इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर डोमेन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा उसकी हमारे यहाँ पे डाइमराइजेशन हो जाएगी। In resting, when no ligand is bound, receptors are in unstimulated state and the intrinsic kinase activity of the RTK is very low। जब तक हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंड ही नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ पे जो काइनेज एक्टिविटी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, ऑफ रहेगी या फिर वो बहुत ही ज्यादा लो रहेगी। ठीक है, जो काइनेज एक्टिविटी है, इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी, वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, लो या फिर वेरी बिल्कुल ऑफ ही रहेगी वो। ठीक है, अब क्या होगा, आरटीके कंटेन्स ए फ्लेक्सिबल डोमेन फ्रॉम दैट्स द एक्टिवेशन लूप। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जो हमारे साइटोकाइन रिसेप्टर्स होते थे उनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता था, एक एक्टिवेशन लूप होता था जहां पे हमारी फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होती थी। इन द रेस्टिंग स्टेट द एक्टिवेशन लूप इज नॉन फॉस्फोराइलेटेड एंड assume a conformation that block the kinase activity।
अब जब हमारे यहाँ पे कोई लाइगेंड बाइंड ही नहीं था तो हमने क्या बताया था कि इसकी जो काइनेज एक्टिविटी है वो हमारी यहाँ पे ऑफ रहेगी या फिर वेरी लो रहेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट है, जब हमारे यहाँ पे कोई भी लाइगेंड बाइंड नहीं है, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है ना, वो हमारा किस फॉर्म में है, नॉन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में। और नॉन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारी काइनेज एक्टिविटी है ना, उसको ये ब्लॉक करे हुए है, जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है। ठीक है, जब तक हमारे यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट चल रही है, जब तक हमारे यहाँ पे कोई लाइगेंड बाइंड नहीं है, तब तक क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है ना, वो जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी है उसके ऊपर रहेगा और उसको ब्लॉक करके रखेगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एक्टिवेशन लूप है उसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। इसकी जैसे ही यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगी तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन चेंज आएगा। कन्फर्मेशन चेंज आने की वजह से अब जो इसके जो काइनेज एक्टिविटी के ऊपर अटैच था, उसको ब्लॉक कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप फॉस्फोरिलेशन होने की वजह से काइनेज एक्टिविटी से रिमूव होगा, ठीक है, काइनेज एक्टिविटी का जो डोमेन होगा उससे हमारे यहाँ पे रिमूव होगा, तो ये हमारे यहाँ पे जो काइनेज एक्टिविटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। देखो, जब तक हमारे यहाँ पे नॉन फॉस्फोरिलेटेड स्टेट थी, यानी कि जब तक हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंड नहीं था, तब तक एक्टिवेशन लूप हमारे यहाँ पे इसके साथ इसकी फॉस्फोरिलेशन नहीं हुई थी। और फॉस्फोरिलेशन ना होने की वजह से ये क्या कर रहा था, यहाँ पे जो काइनेज एक्टिविटी है उसको यहाँ पे ब्लॉक करके रखे हुए था। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंड हुआ तो जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है उसकी हमारी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। इसकी फॉस्फोरिलेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। The binding of a ligand causes a conformational change that promote the dimerization of the extracellular domain of the RTK। जैसे हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंड हुआ तो यहाँ पे हमारा जो मोनोमेरिक फॉर्म होती थी उसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन चेंज आई, जिसकी वजह से ये हमारा किस में आ गया, एक डाइमर के फॉर्म में यहाँ पे हमारा बन जाएगा। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे डाइमराइजेशन होगी उससे क्या होगा, दिस डाइमराइजेशन ब्रिंग्स देयर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन सेगमेंट एंड द साइटोसेलिक डोमेन टुगेदर। अब जैसे हमारे यहाँ पे डाइमराइजेशन होगी तो जो हमारे यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक डोमेन है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे। The kinase in each subunit then phosphorylate a particular tyrosine residue in the activation loop of the other subunit। अब देखो, जैसे ही हमारे यहाँ पे जो साइटोसोलिक डोमेन है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आएंगे तो उससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ना एक चीज वो हमारे यहाँ पे आ रही है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, सेकंड हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया। अब जैसे ये हमारे एक दूसरे के पास आएंगे, लाइगेंड यहाँ पे बाइंड हुआ, तो अब क्या होगा कि जो ये वाला हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा, ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे सेकंड वाला जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है ना, इसका जो यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है, इसके टायरोसिन के अंदर यहाँ पे हमारा क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन हमारे यहाँ पे कर देगा। सिमिलर ये वाला क्या करेगा, इस वाले जो यहाँ पे हमारी एक्टिवेशन लूप होगी इसके हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कर देगा। और इन फॉस्फोराइलेशन की वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारी जो काइनेज एक्टिविटी होगी वो एक दूसरे के यहाँ पे हमारी इंड्यूस हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, द काइनेज इन द ईच सबयूनिट देन फॉस्फोराइलेट ए पर्टिकुलर टायरोसिन रेजिड्यू इन द एक्टिवेशन लूप ऑफ द अदर सबयूनिट। ठीक है, जो दूसरे हमारे यहाँ पे मोनोमेरिक फॉर्म है उसका जो यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है, एक्टिवेशन लूप के अंदर जो हमारा टायरोसिन है उसकी यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाती है। और इस फॉस्फोरिलेशन से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस फॉस्फोराइलेशन लीड्स टू ए कन्फर्मेशन चेंज इन द एक्टिवेशन लूप दैट अनब्लॉक काइनेज एक्टिविटी। और जैसे हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगी तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, कुछ कन्फर्मेशन चेंज आएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब काइनेज एक्टिविटी को यहाँ पे अनब्लॉक कर देगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। The resulting enhanced kinase activity can then phosphorylate additional tyrosine residue in the cytosolic domain of the receptor। और जैसे ही हमारे यहाँ पे जो एक्टिवेशन लूप है वो हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेट हो जाएगा, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो काइनेज एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। तो काइनेज एक्टिविटी होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है इसके अंदर, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, तो अभी तक तो क्या हुआ था कि जो इसका एक्टिवेशन लूप था सिर्फ इसी की हमारे यहाँ पे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हुई थी। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा कि जैसे इसकी यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, तो कुछ हमारे यहाँ पे बाकी के और भी अगर यहाँ पे हमारे कोई टायरोसिन होगी तो उसकी भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉस्फोरिलेशन हमारे यहाँ पे हो जाएगी। पहले तो सिर्फ यहाँ पे जो हमारा एक्टिवेशन लूप होगा उसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हुई, जिससे हमारे काइनेज एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, जिससे कि क्या होगा कि जो बाकी के हमारे यहाँ पे टायरोसिन है साइटोसोलिक डोमेन के अंदर वे भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉस्फोरिलेट हो जाएंगे। ठीक है, और जिससे जो हमारी अब की बार जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रही है उससे हमारे यहाँ पे क्या होगा, the resulting enhanced kinase activity can phosphorylate additional tyrosine residue in the cytosolic domain of the receptor। These phosphorylated residue bind SH2 or other domain of the signaling protein as well as phosphorylating other targeted protein leading to intracellular signaling। अब जैसे कि हमने आपको शुरू में अभी भी बताया था कि जो हमारे साइटोकाइन और जो हमारे यहाँ पे आरटी के पाथवे होते हैं वे हमारे लगभग सिमिलर रहेंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है
कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जैसे हमारे यहाँ पे जो साइटोसोलिक डोमेन होता था साइटोकाइन रिसेप्टर्स के अंदर, वो हमारा जैसे ही वहां पे फोस्फोरेट हो जाता था तो उससे हमारा क्या हो जाता था कि जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक डोमेन था वो जैसे हमारे यहाँ पे फोस्फोरेट होता था, जो हमारे SH2 डोमेन जो हमारे यहाँ पे होता था, जो हमारे स्टैट प्रोटीन होते थे उनके पास जो हमारे यहाँ पे SH2 प्रोटीन होता था, वो हमारा क्या करता था, इनके साथ जाके हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाता था। तो सिमिलर उसी तरीके से आरटी के पाथवे के अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे जो साइटोसोलिक डोमेन्स होंगे इनके हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, तो जो भी हमारे यहाँ पे टारगेट प्रोटीन होगा वो उसके जिसके पास हमारे यहाँ पे SH2 डोमेन या फिर एडिशनल हमारे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऐसे यहाँ पे डोमेन रहेंगे जो कि हमारे यहाँ पे इनफॉस्फोरेटेड स्टेट के साथ हमारे यहाँ जाके बाइंड हो जाते हैं। तो जिसके पास भी हमारे ये वाले डोमेन होंगे या फिर जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर रहे SS2 डोमेन हमारे यहाँ पे होगा तो वो क्या करेंगे, इनके साथ जाके हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे और बाइंड होने से वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे वहाँ पे फॉस्फोरेट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे उनकी वहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगी तो वो हमारे क्या करेंगे, फर्दर जो भी हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा उसको जनरेट करवा देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, सम टाइम डाइमराइजेशन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइगेंड, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होगा FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंड इवन विदाउट द लाइगेंड। देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे डाइमराइजेशन है वो हमारी क्या हो सकती है, जो हमारे यहाँ पे डाइमराइजेशन है, ठीक है, या तो हमारी ये कब होगी, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर की डाइमराइजेशन की जो बात कर रहे हैं ना, कई बार तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये हमारी सिर्फ लाइगेंड की प्रेजेंस में ही होगी, यानी कि जब तक हमारे यहाँ पे लाइगेंड नहीं आएगा तो भी तो हमारे किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, मोनोमेरिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। और जब हमारे यहाँ पे लाइगेंड आ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे रिसेप्टर की डाइमराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बिना ये हमारे किस फॉर्म में देखने को मिलता है, हमें मोनोमेरिक फॉर्म में देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। और कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारा लाइगेंड है उसके बिना भी जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है ना वो हमारे डाइमराइजेशन फॉर्म में ही हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लाइगेंड नहीं है लेकिन फिर भी हमारा किस फॉर्म में, डाइमराइज फॉर्म में है, और यहाँ पे हमारा लाइगेंड बाइंड होने से, अब देखो यहाँ पे तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे डाइमराइजेशन है वो हमारी कब होगी, जब हमारे यहाँ पे लाइगेंड प्रेजेंट होगा, और उससे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसकी काइनेज एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इंसुलिन के केस में, तो इंसुलिन वाले केस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारी डाइमराइजेशन रिसेप्टर की वो हमारी ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा लाइगेंड आएगा वो भी यहाँ पे करेगा क्या चेंज, वो हमारी जो डाइमराइजेशन जो फॉर्म है ना इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन चेंज लेके आएगा, जिससे कि जो इसकी काइनेज एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो हमारी डाइमराइजेशन ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक है, जो हमारा इंसुलिन वाला केस था, लेकिन जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला था उसके अंदर हमारे यहाँ पे डाइमराइजेशन भी जो होगी वो हमारा लाइगेंड ही करवाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे दोनों टाइप के केसेस हम यहाँ पे आरटीके के अंदर हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चरली इस चीज को समझ के चलते हैं जो भी यहाँ पे हमने अभी तक छोटे के लिए पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या होता है, ये हमारा जैसे कि यहाँ पे आरटीके हो गया। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे ये वाला हमारा रिसेप्टर हो गया, एक ये वाला रिसेप्टर हो गया, इसके पास एक ये हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग साइट हो जाती है, एक हमारे यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स हो गया, और एक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी वाला डोमेन होगा। ठीक है, जो काइनेज एक्टिविटी डोमेन होगा उसके पास हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक एक्टिवेशन लूप होगा, और एक्टिवेशन लूप हमारे यहाँ पे क्या करके रखता है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज जो एक्टिविटी होगी उसको यहाँ पे हमारा बाइंड करके रखेगा, उसको यहाँ पे हमारा इनएक्टिवेट करके रखेगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारे यहाँ पे लाइगेंड बाइंड हुआ, लाइगेंड बाइंड होती है हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइगेंड यहाँ पे हमारा बाइंड हो जाएगा, एक लाइगेंड हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया, जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे ये दोनों के दोनों जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे यहाँ पे डोमेन्स है वो एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे क्या कर लेंगे, डाइमराइजेशन यहाँ पे करेंगे। इनकी जैसे ही हमारे यहाँ पे डाइमराइजेशन हो जाएगी तो जो हमारे यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी डोमेन है ये एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे। जैसे ही हमारे यहाँ पे एक दूसरे के पास आएंगे तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है, जो हमारा ये वाला जो एक्टिवेशन लूप होता था इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एटीपी की प्रेजेंस में। सिमिलर देखो इसने क्या किया, इस वाले की यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कर दी, इसने इस वाले की यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कर दी। ठीक है, अब जिससे कि क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही हमारे एक्टिवेट होंगे जो यहाँ पे हमारे काइनेज एक्टिविटी थी वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि जो बाकी के हमारे यहाँ पे जो रेजिड्यूज होंगे, जो हमारे ये वाला जो डोमेन है ना, ठीक है, जो हमारा इंट्रासेलुलर जो यहाँ पे डोमेन होगा, ठीक है, साइटोसोलिक डोमेन होगा, तो इसकी भी यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी कि जो बाकी के हमारे यहाँ पे टायरोसिन रिसेप्टर्स होंगे, सॉरी जो हमारे यहाँ पे टायरोसिन रेजिड्यूज होंगे उनकी भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हमारे यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ द एडिशनल टायरोसिन रेजिड्यूज। ठीक है, और अब इससे हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे जिनको भी यहाँ पे एक्टिवेट होना है, जिसके पास भी हमारे यहाँ पे SS2 डोमेन होगा या फिर एडिशनल हमारे इसी टाइप के कुछ हमारे डोमेन होंगे, तो वो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट हमने साइटोकाइन पाथवे हमने पढ़ा था
सिमिलर उसी तरीके से ये हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हमारे बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, खुद भी यहाँ पे फोस्फोलेट होके ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा उसको यहाँ पे हमारे जनरेट करवा देंगे। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, आरटीके पाथवे हमारा रहेगा। अब उसके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ एडिशनल हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जो हमारे यहाँ पे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो हमारे यहाँ पे रहेंगे, जो हमारे ईजीएफ जो हमारे यहाँ पे रहते हैं ना, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से अपने रिसेप्टर के साथ यहाँ पे बाइंड करते हैं, और वो हमारे किस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्सेज को जनरेट करवाते हैं। कई बार हमारे स्पेसिफिक इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी यहाँ पे हम कवर करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जो हमारे यहाँ पे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रहेंगे, member of the epidermal growth factor EGF family of signaling molecule signal via 4-RTK। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, जो हमारे EGF फैमिली जो हमारे यहाँ पे रहेगी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, वो जो अपने यहाँ पे सिग्नल को प्रोड्यूस करेंगे ना, वो किसके थ्रू करेंगे, आरटीके पाथवे के थ्रू करेंगे। और ये हमारे यहाँ पे 4 टाइप के अलग अलग आरटीके के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। जो हमारे ईजीएफ के जो हमारे यहाँ पे लाइगेंड्स होंगे, जो भी हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या करेंगे, जो अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करवाना है वो आरटीके के थ्रू तो करवाएंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 4 अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे आरटीके हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, these receptors are termed ERB, B1, B2, B3 and B4 in human called HER 1, 2, 3 and 4 respectively। देखो यहाँ पे जो 4 अलग अलग रिसेप्टर की जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, 4 अलग अलग यहाँ पे हम जो आरटीके की बात कर रही है, तो ये हमारे कौन कौन से होंगे, ERB1 हो सकता है, ERB-B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 और B4 हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन के लिए, तो ह्यूमन के अंदर जो हमारे यहाँ पे ईजीएफ के लिए जो हमारे यहाँ पे आरटीके होंगे 4 अलग अलग, जो यहाँ पे हम बात करें ईआरबी वाले की, तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, जो हमारा ERB-B1 होगा, ये हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, HER1 हो जाएगा। 2 वाले का क्या हो जाएगा, HER2 हो जाएगा, HER3 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, और HER4 हो जाएगा। क्लियर है? और HER का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स होंगे। HER का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स 1। ठीक है, इसी तरीके से HER2 हो जाएगा, HER3 हो जाएगा, HER4 हो जाएगा। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड देयर रिसेप्टर आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी ह्यूमन डिजीज ड्रग टारगेटिंग रिसेप्टर दैट आर और प्रोड्यूस्ड इन ट्यूमर एंड और हैव एक्टिवेटिंग म्यूटेशन दैट आर कॉज्ड टू ट्रीट द मेनी कैंसर। ठीक है, इन द रेस्टिंग स्टेट मोस्ट ऑफ द ईजीएफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल आर मोनोमेरिक। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि जो हमारे यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं या फिर जो हमारा आरटीके रहेगा, वो हमारा कैसा हमें भी देखने को मिलेगा, मोनोमेरिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। और वो हमारा डाइमराइजेशन कब होगी उसकी, जैसे हमारे यहाँ पे जो लाइगेंड होगा वो उसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इन द रेस्टिंग स्टेट मोस्ट ऑफ द ईजीएफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल आर मोनोमेरिक फॉर्म। HER1 और HER यानी कि जो हमारे यहाँ पे ERB-B1 हो गया। ठीक है, HER1 डायरेक्टली बाइंड EGF एज वेल एज 6 अदर मेंबर ऑफ द EGF फैमिली। जो हमारे यहाँ पे HER1 होता है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, वो हमारे यहाँ पे जो हमारे EGF होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो हमारे यहाँ पे फैमिली होगी ना, उनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा। सिंपल सी बात है, शुरू में हमने आपको बता दिया था ना कि जो हमारे यहाँ पे EGF है वो हमारे HER के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करेंगे, ये तो हमने आपने इनिशियली बताया था। तो सिमिलर यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा HER है ना, वो हमारे यहाँ पे EGF के साथ यहाँ पे बाइंड कर रहा है, और इसके हमारे जो 6 मेंबर होते हैं ना अलग अलग, उनके साथ हमारे ये बाइंड करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो HBEGF होता है, यानी कि हेपरेन बाइंडिंग EGF होगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा यानी कि TGF अल्फा होगा। ठीक है, अब ना आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो हमारे TGF बीटा जो हमारे होते थे ना, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, वो हमारे कौन से पाथवे को वहाँ पे फॉलो करते थे, जो हमारा स्मैड पाथवे होता था। ठीक है, तो वो भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जो हमारा TGF अल्फा होता है वो हमारे यहाँ पे किस पाथवे को यहाँ पे फॉलो करेगा, जो हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे होगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एम्फिरेगुलिन होगी, ठीक है, एपिरेगुलिन हो गई, एपिजन हो गई, और उसके अलावा बीटा चिलिन हो गई। तो ये हमारे यहाँ पे किस पाथवे को फॉलो करेंगे, जो हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे होगा, और ये हमारे किससे बाइंड करेंगे, HER1 से बाइंड करेंगे। ठीक है, ligand binding leading to homodimerization of the HER1 extracellular domain। अब जो हमारे यहाँ पे ligand जैसे इसके साथ हमारे यहाँ पे HER1 के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा, तो वो यहाँ पे क्या करवा देगा, डाइमराइजेशन हमारे यहाँ पे करवा देता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे HER2, 3 एंड 4 होंगे, तो वो हमारे यहाँ पे किस किसके साथ यहाँ पे बाइंड करते हैं, HER3 एंड HER4 also bind member of the EGF family। जो हमारे यहाँ पे HER3 और 4 भी होते हैं, ये भी हमारे EGF के साथ हमारे यहाँ पे जो इसके फैमिली के अलग अलग यहाँ पे हमारे मेंबर्स होंगे, उनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो NRG1 और NRG2 हो गया, यानी कि न्यूरोरेगुलिन 1 एंड न्यूरोरेगुलिन 2,
bind to both HER3 and HER4. HBEGF, NRG3, NRG4 bind only to the HER4. HER4 can form stable homodimer after binding a growth factor, but HER3 cannot. अब देखो जो हमारे यहाँ पे HER4 होता है ना, वो तो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जैसे हमारे यहाँ पे HER1 होता था, उसी की तरह यहाँ पे हमारा लाइगेंड से बाइंड होकर यहाँ पे हमारा होमोडाइमराइजेशन हमारे यहाँ पे करवा देता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे H3 होगा ना, ये हमारे यहाँ पे होमोडाइमर की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, बट HER3 कैन नॉट। HER1 और HER4 ये तो दोनों हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे होमोडाइमराइजेशन करवा रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे H3 होगा ना, HER3, वो हमारे यहाँ पे होमोडाइमराइजेशन नहीं करवा पाएगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, HER2 does not bind a ligand but exists on the plasma membrane in a conformation similar to the HER1 with a bound EGF। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आता है कि जो हमारा HER2 है ना, वो हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा, लेकिन वो किसी भी लाइगेंड के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, वो किसी के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड नहीं होता। तो ये क्या करेगा, ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना HER2 की, वो हमारे किस तरीके की रहेगी, जैसे कि हमारा जो HER है 1 वाला, ठीक है, वो हमारा जब EGF के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाता है। देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जैसे कि ये हमारा HER1 हो गया, ये हमारा लाइगेंड के साथ बाइंड हुआ। इसकी जो ये स्ट्रक्चर बनी है ना, इसके अंदर हम जो कह रहे थे कि इसके अंदर कुछ कंफर्मेशन चेंज आएंगे, जिससे कि हमारा ये डाइमराइजेशन हो जाएगी। तो जो ये स्ट्रक्चर है ना, वो हमारी जो HER2 होता है, इनके दोनों की स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे सिमिलर होती है। यानी कि ये तो लाइगेंड से बाइंड होने के बाद जिसके अंदर यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन चेंज हुआ है, वो वाले स्ट्रक्चर, और ये हमारा बिना ही किसी लाइगेंड से बाइंड हुए, इन दोनों की स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, एक दूसरे के सिमिलर हमारी यहाँ पे रहती है। ये तो हमारा जो HER1 है, ये तो हमारा जब बेचारा यहाँ पे लाइगेंड के साथ बाइंड हो गया, तब इसके अंदर यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चेंज बना है, वो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी है। और जो हमारा HER2 है ना, वो हमारा बिना ही किसी के साथ यहाँ पे बाइंड हुए, इन दोनों की स्ट्रक्चर हमारी यहाँ पे कैसे होते हैं, सिमिलर हमारी यहाँ पे रहेगी। द HER2 is able to bind to form heterodimer with the ligand bound HER3 as well as with the ligand bound HER1 and HER4। अब देखो यहाँ पे हमारी क्या ट्रिक आती है कि जो हमारे यहाँ पे HER2 है, हमने क्या बताया कि ये हमारा किसी लाइगेंड से तो देखो बाइंड नहीं हो सकता, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारी कैसी होती है कि जैसे ये लाइगेंड से ऑलरेडी बाउंड हो चुका है, एक्चुअल में बाइंड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें कैसे लगेगा कि ये हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बाउंड हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या आएगी कि क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी बिना ही लाइगेंड के बाउंड, ये हमारा किस जैसा है, जो हमारे यहाँ पे HER1 HER2 और जो हमारे यहाँ पे HER1 3 और 4, जो हमारे ये लाइगेंड से बाउंड हो चुकी है, इनकी स्ट्रक्चर और जो हमारे यहाँ पे HER2 है, मोनोमेरिक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एक दूसरे के सिमिलर होती है, ठीक है, ये हमारे लाइगेंड से बाउंड हो चुकी है, ये हमारे लाइगेंड से बाउंड नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे सिमिलर होती है, तो इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे HER2 है ना, वो क्या कर सकता है, जो हमारे यहाँ पे HER1 है, इसके साथ हमारे यहाँ पे हेटेरोडाइमर बना सकता है, 3 के साथ भी बना सकता है, और 4 के साथ भी हमारे यहाँ पे हेटेरोडाइमर बना सकता है। देखो जो हमारे यहाँ पे HER1 है, वो तो हमारे यहाँ पे होमोडाइमर भी बना सकता था, ये भी हमारा होमोडाइमर बना सकता था। H3 हमारे यहाँ पे होमोडाइमर नहीं बना सकता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा HER2 आया, वो हमारा बिना किसी लाइगेंड के बाउंड है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमें किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है कि ये हमारा जैसे कि लाइगेंड से बाउंड हो चुका है। दोनों की स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या थी, सिमिलर थी। तो जिस वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे HER2 है, वो हमारा HER1 के साथ हमारे यहाँ पे हेटेरोडाइमर की फॉर्मेशन कर सकता है, 2 3 के साथ भी कर सकता है, और 4 के साथ भी कर सकता है। तो यानी कि जो हमारा HER1 है, वो हमारे यहाँ पे होमोडाइमर भी बना सकता है और हेटेरोडाइमर भी बना सकता है। सिमिलर जो हमारे यहाँ पे HER4 है, वो भी हमारे यहाँ पे होमोडाइमर भी बना सकता है और हेटेरोडाइमर भी बना सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे H3 और जो हमारे यहाँ पे H2 होगी, वे हमारे यहाँ पे क्या बनाएंगे, हेटेरोडाइमर ही बनाएंगे। ठीक है, HER2 can signal only by forming heterocomplex with the ligand bound HER1, HER3 or HER4. Thus, it facilitates the signaling of by the all EGF family member. Even though HER3 lack a functional kinase domain, it can still participate in the signaling after binding a ligand. It heterodimerization with the HER2 and become phosphorylated by the HER2 kinase, activating downstream signaling transaction pathway. जो हमारे यहाँ पे HER3 होगा, वो हमारा जब HCR2 के साथ ही हमारे यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमारा हेटेरोडाइमर बनाएगा, और यहाँ पे हमारा जो काइनेज एक्टिविटी अपने यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, और जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स को जनरेट करवाना होगा, उसको यहाँ पे जनरेट करवा पाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारे यहाँ पे EGF वाला जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे रहता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ द EGF रिसेप्टर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिमेट्रिक एक्टिवेट काइनेज डाइमर। जैसे हमारे यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे EGF होगा, वो हमारे यहाँ पे EGF रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तो वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा,
और एक्टिवेट होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारे यहाँ पे एक्टिव काइनेज डाइमर की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। द काइनेज डोमेन इन द ईजीएफ रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द टायरोसिन इन द एक्टिवेशन लूप। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि जो हमारा एक्टिवेशन लूप होता था उसके अंदर जो हमारा एक स्पेसिफिक टायरोसिन होगा उसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, जिससे कि जो काइनेज एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड द एक्टिवेशन ऑफ द ईजीएफ रिसेप्टर काइनेज एक्टिविटी, सॉरी एक मिनट, ये हमारा जो था ना, जो हमने आपको अभी बताया था, ये हमारा एफजीएफ के लिए, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के लिए, ईजीएफ के लिए नहीं था। ठीक है, तो जो हमारा एफजीएफ होता है ना, तो एफजीएफ के अंदर हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस होता था वही हमारा यहाँ पे चलेगा। इसके अंदर हमारा क्या हुआ कि जो हमारा एक्टिवेशन लूप था उसके अंदर जो हमारा टायरोसिन था उसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हुई, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप था वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो काइनेज एक्टिविटी है वो भी हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। तो ये तो हमारा किसके लिए था, एफजीएफ के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ईजीएफ रिसेप्टर के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, द एक्टिवेशन ऑफ द ईजीएफ रिसेप्टर काइनेज डज नॉट इन्वॉल्व द लूप फॉस्फोरिलेशन। इसके अंदर जो हमारा जो एक्टिवेशन लूप था इसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन की नीड हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी। एफजीएफ के अंदर जो हमारा एक्टिवेशन लूप होता था उसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाती थी। लेकिन जो हमारा ईजीएफ होगा इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन लूप है उसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन की हमें यहाँ पे कोई नीड नहीं है काइनेज एक्टिविटी को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इन द ईजीएफ रिसेप्टर एक्टिवेशन द काइनेज डोमेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट बाय ए जक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा ईजीएफ रिसेप्टर होता है इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक जक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सेगमेंट हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला जो हमारा सेगमेंट होगा जो कि हमारा यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा काइनेज डोमेन होगा, जो हमारा ये वाला जो काइनेज डोमेन है इसको हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन जो सेगमेंट है उससे हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएट इसको यहाँ पे करके चलेगा। ठीक है, इन इनएक्टिव यानी कि मोनोमेरिक स्टेट के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, द एक्टिवेशन लूप ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ द काइनेज एंजाइम एंड द काइनेज इज मेंटेन्ड इन द ऑफ स्टेट। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सिमिलर पहले जैसे हमने बताया था, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कि जो हमारा एक्टिवेशन लूप होगा ना वो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, जो काइनेज एक्टिविटी है उसको यहाँ पे हमारा टर्न ऑफ करके रखेगा, उसको यहाँ पे ब्लॉक करके रखेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, receptor dimerization form an asymmetric kinase dimer in which one kinase domain यानी कि डोनर बाइंड टू द सेकंड काइनेज डोमेन। देखो अब की बार हमारे यहाँ पे हमने जैसे बताया कि जैसे हमारा एफजीएफ जो होता था उसके अंदर हमारा जो एक्टिवेशन लूप होता था उसकी हमारे डाइमराइजेशन जैसे हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होते थे वो हमारा क्या करता था, काइनेज एक्टिविटी को हमारा वहाँ पे एक्टिवेट कर देता था। लेकिन जो हमारा ईजीएफ होता है ना, तो इसके अंदर हमारा एक्टिवेशन लूप के हमें यहाँ पे फॉस्फोरिलेट करने की कोई नीड नहीं है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे डाइमराइजेशन होती है तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे काइनेज डोमेन है, जैसे कि फर्स्ट हमारा ये वाला काइनेज डोमेन हो गया, सेकंड हमारा ये वाला काइनेज डोमेन हो गया, ये एक दूसरे के यहाँ पे बिल्कुल पास आ जाएंगे और ये हमारे क्या करेंगे, एक हमारे यहाँ पे एक्सेप्टर की तरह काम करेगा और एक हमारे यहाँ पे डोनर की तरह काम करेगा। अब इनसे क्या होगा, दिस बाइंडिंग कोज द एक्टिवेशन लूप टू मूव आउट ऑफ द काइनेज एक्टिव साइट एंड एक्टिव द काइनेज। अब देखो जैसे ही हमारे एक दूसरे के बिल्कुल पास आए तो इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जो ये एक्टिवेशन लूप जो हमारे यहाँ पे होता था ना, जो कि इसको यहाँ पे ब्लॉक करके रखे हुआ था, जैसे कि ये वाला जो हमारे यहाँ पे डोमेन था जिसकी हमारे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होनी है, तो एक दूसरे के जैसे ही हमारे एक दूसरे के पास आएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे एक्टिवेशन लूप था जो कि हमारे यहाँ पे क्या करके रखे हुए था, काइनेज एक्टिविटी को यहाँ पे ब्लॉक करके रखे हुए था, तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। और जैसे एक दूसरे से यहाँ पे हमारे सेपरेट होते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो काइनेज एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा साइटोसोलिक डोमेन होगा उसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारा ईजीएफ होता है इसके अंदर जो हमारा एक्टिवेशन लूप होगा इसकी हम यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन की नीड नहीं होगी ईजीएफ के अंदर। एफजीएफ के अंदर नीड होगी, सिमिलर हमारा वही प्रोसेस चलेगा, लेकिन इसके अंदर हमें यहाँ पे नीड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आरटीके पाथवे हो जाता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर में, हमने बात की थी कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो सिग्नलिंग पाथवे हमारे यहाँ पे जो चल रहा है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग हो रही है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे इनएक्टिवेट करेंगे। तो सिमिलर हम यहाँ पे उसी टॉपिक को फिर से हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं कि जो हमारा आरटीके होता है, आरटीके को हम यहाँ पे किस तरीके से डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, या फिर उसके जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट या फिर टर्न ऑफ उसको हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पाथवे आएगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, जैसे कि हमने जीबीसीआर जो हमारा स्मैड पाथवे जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइन सिग्नलिंग पाथवे रहता था उनके अंदर हमने यहाँ पे बात की थी कि उनका जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होता है उसकी किस तरीके से हमारे यहाँ पे रेगुलेशन होती है या फिर उसकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा आरटीके है, आरटीके के अंदर हमारे यहाँ पे किस तरीके से उनके डिसेंसिटाइजेशन होगी और किस तरीके से हम उनको वहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पाथवे आएगा, फर्स्ट पाथवे हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये हमारा किस तरीके से होगा,
प्रोलॉन्ग्ड लाइगेंड एक्सपोजर रिड्यूस द नंबर ऑफ द अवेलेबल सेल सरफेस रिसेप्टर। देखो जब हमारे यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे हमारा क्या होगा, लाइगेंड हमारे यहाँ पे एक्सपोज रहेगा, यानी कि लाइगेंड हमारे यहाँ पे रिसेप्टर के साथ काफी लंबे टाइम तक अगर हमारे यहाँ पे बाइंड रहता है, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ अवेलेबल सेल सरफेस रिसेप्टर होंगे उनके नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाएंगे। जब जब हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, तो ये हमारा काफी टाइम तक अगर हमारे यहाँ पे लाइगेंड इसके साथ यहाँ पे एक्सपोज रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है, नंबर ऑफ रिसेप्टर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और रिड्यूस किसके थ्रू होंगे, जो हमारे यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होगा। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है, दिस रिस्पॉन्स हेल्प प्रिवेंट इनअप्रोप्रिएट प्रोलॉन्ग रिसेप्टर एक्टिविटी। जैसे हमारे यहाँ पे अब जैसे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक अगर हमारे यहाँ पे लाइगेंड एक्सपोज रहेगा, तो यहाँ पे हमारे जो रिसेप्टर है ना, उनके नंबर हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे, और अगर नंबर कम यहाँ पे मारे जाएंगे तो उससे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा इनअप्रोप्रिएट, जो हमारे यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक जो हमारे रिसेप्टर की एक्टिविटी चल रही थी, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। In the absence of the EGF cell surface HER1 receptor are relatively long lived। जब हमारे यहाँ पे जो EGF था, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट था ही नहीं, यानी कि हमारे यहाँ पे जो लाइगेंड है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा EGF का जो हमारा रिसेप्टर होता था वो हमारा कौन सा था, HER1 था। तो ये हमारे HEF जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होते थे, देखो पहले हम यहाँ पे किसके लिए बात करें हैं कि जो हमारे यहाँ पे EGF है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो इनके यहाँ पे HER1 जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होंगे वो हमारे कैसे होते हैं, लॉन्ग लिव्ड यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, unbound receptor are internalized via clathrin coated pits into endosomes and are often returned rapidly to the plasma membrane so that there is a little reduction in the total surface receptor number। अब देखो जब हमारे यहाँ पे EGF था ही नहीं, तो उस टाइम पे भी क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे HCR थे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर थे, वो हमारे क्या हो जाते थे, वे हमारे क्लैथरिन कोटेड पिट्स के थ्रू उनकी हमारे यहाँ पे क्या हो जाती थी, इंटरलाइजेशन हमारे यहाँ पे हो जाती थी। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर था, तो इसके हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारे इंटरलाइजेशन होने के थ्रू ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे क्लैथरिन कोटेड पिट्स के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि इससे क्या हो गया, यहाँ पे इसके नंबर हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन साथ में क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी रैपिडली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वापस से यहाँ पे हमारा रीअपेयर हो जाएगा। देखो जब हमारे यहाँ पे रिसेप्टर लाइगेंड हमारे यहाँ पे है ही नहीं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो हमारे HCR है ना, उसकी हमारे यहाँ पे इंटरलाइजेशन होगी, इंटरलाइजेशन होने के बाद ये हमारे क्या हो जाएगा, वापस से हमारे यहाँ पे रीअपेयर हो जाता है। ये तो हमारे यहाँ पे कब हो रहा है, जब हमारे यहाँ पे EGF हमारा प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे हमारी जो इंटरलाइजेशन हो रही है और ये हमारा वापस से यहाँ पे जो रिपेयर हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, एक रैपिड हमारे यहाँ पे प्रोसेस होगी, बहुत ही जल्दी हमारा वापस से हमारा पे क्या हो जाएगा, रीअपेयर हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जब तक हमारे यहाँ पे EGF नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे EGF आएगा, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या चेंज आएगा, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ एन EGF ligand the rate of the endocytosis of the HCR increase about tenfold and very few internalized receptor return to the plasma membrane while the rest are degraded in the lysosome। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ पे EGF आया, ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, EGF आ गया, तो देखो पहले भी हमारे यहाँ पे इंटरलाइजेशन तो देखो हो ही रही थी, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर था, इसकी हमारे यहाँ पे इंटरलाइजेशन होगी, ठीक है, और ये हमारा वापस से यहाँ पे रीअपेयर हो जाता था। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे EGF आ जाएगा ना, तो उससे क्या होगा कि जो इसकी इंटरलाइजेशन की जो इसकी यहाँ पे स्पीड थी, वो हमारी क्या होगी, 10 फोल्ड यहाँ पे हो गई, यानी कि हमारा बार बार बहुत ही ज्यादा नंबर में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनकी हमारे यहाँ पे इंटरलाइजेशन हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारा वापस से रीअपेयर तो हो ही जाता था रैपिडली। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो EGF आ गया था ना, तो उससे जो इसकी इंटरलाइजेशन की जो स्पीड थी वो तो हमारे यहाँ पे ज्यादा थी, साथ में यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे वापस से रीअपेयर हो रहे थे ना, वो हमारे यहाँ पे रीअपेयर नहीं हो पाते। देखो ये हमारे इंटरलाइजेशन तो पहले भी हो रही थी और वापस से हमारे रीअपेयर हो जाता था, लेकिन अब जब EGF यहाँ पे आ चुका है, तो उससे यहाँ पे चेंज क्या आया कि जो हमारे यहाँ पे इंटरलाइजेशन की जो स्पीड है, एक तो वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गई, दूसरा हमारे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारे वापस से रीअपेयर हो जाते थे ना, वो हमारे यहाँ पे जल्दी से रीअपेयर नहीं हो पा रहे। कुछ ही हमारे यहाँ पे रीअपेयर होंगे, वेरी फ्यू इंटरलाइजेशन रिसेप्टर रिटर्न टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो वापस से हमारे बहुत ही कम हमारे यहाँ पे रीअपेयर होंगे, जबकि जो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे रहेंगे व्हाइल द रेस्ट आर डिग्रेडेड इन द लाइसोसोम, जबकि जो हमारे मैक्सिमम रहेंगे ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लाइसोसोम के अंदर हमारे यहाँ पे डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, इंटरलाइजेशन तो पहले भी हो रही थी, लेकिन वापस से रीअपेयर हो जाते थे, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे EGF आ जाएगा, तो उससे हमारी जो इंटरलाइजेशन की स्पीड है वो भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और सिर्फ उनमें से कुछ ही हमारे यहाँ पे रीअपेयर हो पाएंगे, बाकी हमारे यहाँ पे डिग्रेड हो जाएंगे लाइसोसोम्स के अंदर। The receptor has about a 20 to 80% chance of being degraded, और जो हमारे यहाँ पे चांसेस रहेंगे
ठीक है, डिग्रेडेशन होने के लाइसोसोम्स के अंदर, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है 20 to 80% रहेंगे, और वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप, विच लीड्स टू ए रिडक्शन इन द सेल sensitivity to the EGF. So prolonged treatment with a given concentration of EGF desensitize the cell to that level of the hormone, so the cell may respond if the level of the EGF is increased. अब यहाँ पे अगर हम EGF के लेवल को यहाँ पे हम फर्दर और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो वहां पे हमारा देखो जो रिस्पॉन्स है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर हम यहाँ पे देखें तो जो उनके नंबर है ना वो हमारे यहाँ पे क्या होता है डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिससे हमारे यहाँ पे जो आरटीके पाथवे है वो हमारे यहाँ पे रेगुलेट हो सकता है। अब उसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे पाथवे रहेगा, सेकंड जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहेगा जो कि हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे को रेगुलेट करेगा, तो वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है लाइसोसोमल डिग्रेडेशन। ये हमारा किस तरीके से रहेगा, there is a strong correlation between the monoubiquitination of the HCR cytosolic domain and the HCR degradation। देखो जो हमारे यहाँ पे HCR1 होता है, इसका जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक डोमेन था जिसके पास काइनेज एक्टिविटी हमारी होती थी, तो जो इसका साइटोसोलिक डोमेन है ना उसकी हमारे यहाँ पे क्या होती है मोनोयूबिक्विटिलाइजेशन होती है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे सेल बायो पढ़ी है तो उसके अंदर हमारी जो यूबिक्विटिलाइजेशन होती है वो हमारी एक टैग की तरह कई बार काम करती है, और टैग किसके लिए, डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो सिमिलर यही हमारे यहाँ पे चलेगा कि जो हमारे यहाँ पे HCR1 है उसका जो साइटोसोलिक डोमेन है उसकी जब हमारे यहाँ पे मोनोयूबिक्विटिलाइजेशन हो जाती है तो वो हमारे यहाँ पे किसके साथ हमारे यहाँ पे कोरिलेट रहेगा, जो हमारा HCR1 है उसकी डिग्रेडेशन के साथ। अब वो किस तरीके से होगा, द मोनोयूबिक्विटिलाइजेशन इज मेडिएटेड बाय द एंजाइम CCBL। अब यहाँ पे ये एंजाइम आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे मोनोयूबिक्विटिलाइजेशन हो रही है साइटोसोलिक डोमेन की आरटीके के अंदर, वो हमारे यहाँ पे कौन करवाएगा, जो हमारे यहाँ पे CCBL एंजाइम होगा। अब यहाँ पे फर्दर क्या होगा, this enzyme contain an EGF receptor binding domain which bind directly to the phosphorylated EGF receptor and a ring finger domain which recruit ubiquitin conjugating enzyme and mediate transfer of the ubiquitin to the receptor। अब देखो जो हमारा ये एंजाइम है ना CCBL, इसके पास यहाँ पे क्या होता है, इसके पास एक तो EGF रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होगा, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा EGF रिसेप्टर जो हमारा यहाँ पे था, जो हमारा रिसेप्टर होता था उसके साथ ये क्या हो जाएगा, हमारा जाके बाइंड हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पे CCBL है, CCBL के पास हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होगा, EGF रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जिससे कि क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, ये हमारे यहाँ पे लाइगेंड के साथ बाउंड था, तो ये जो हमारे यहाँ पे EGF रिसेप्टर बाइंडिंग जो हमारे यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा EGF से बाइंड हो चुका है ना, तो जो हमारा CCBL होता है ना, तो ये हमारा क्या करेगा, जैसे ही लिगेंड इसके साथ बाइंड हो जाएगा, इसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होती है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। EGF receptor binding domain which bind directly to the phosphorylated EGF receptor, जो हमारे phosphorylated जो हमारे यहाँ पे EGF receptor है, इसके साथ हमारा जो CCBL होगा वो अपने EGF receptor binding domain के साथ क्या हो जाएगा, वो हमारा वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है इसके पास क्या होगा, एक यहाँ पे रिंग फिंगर डोमेन भी होगा, जो कि हमारा क्या करेगा, रिक्रूट द यूबिक्विटिन कंजुगेटिंग एंजाइम एंड मीडिएट द ट्रांसफर ऑफ द यूबिक्विटिन टू द रिसेप्टर, जो कि हमारा क्या करेगा, जो भी हमारे यहाँ पे यूबिक्विटिन बाइंडिंग एंजाइम जो हमारे यहाँ पे रहेगा वो इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्रूट हो जाएगा, और जो इसके पास यहाँ पे यूबिक्विटिन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ से, उस एंजाइम से इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसकी यहाँ पे यूबिक्विटिनाइजेशन हो जाती है। अब इससे यहाँ पे क्या होगा, द यूबिक्विटिन स्टिमुलेट इट्स इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम एंडोसोम्स इनटू द मल्टीवेस्कुलर बॉडीज दैट आर अल्टीमेटली डिग्रेडेड इन द एंजाइम, जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा वो हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसके अंदर, फ्रॉम एंडोसोम्स टू द मल्टीवेस्कुलर बॉडीज that are ultimately degraded in the lysosome। The knockout mice lacking CCBL enzymes show hyperproliferation of the mammary gland epithelia। अब अगर हमारे यहाँ पे सपोज करके चलो कि अगर हमारे यहाँ पे CCBL एंजाइम हो ही ना, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई म्यूटेशन होगी, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे उनकी हमारे यहाँ पे इंटरलाइजेशन और उनकी हमारे यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी, और अगर इनकी यहाँ पे डिग्रेडेशन ही नहीं होगी तो यहाँ पे हमारी जो मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नंबर में यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, रिसेप्टर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी अगर जो हमारा CCBL एंजाइम है अगर हम यहाँ पे इसको नॉकआउट कर देते हैं तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड एपिथेलिया होती है उसके अंदर यहाँ पे हमें हाइपर प्रोलिफरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। A mutation in the HCR1 AGF receptor that prevent it from being incorporated into the coated pits make it resistant to the ligand induced endocytosis। अगर हमारे यहाँ पे जो HCR1 है, ठीक है, HCR1 AGF रिसेप्टर है, उसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है जिससे कि ये हमारे यहाँ पे जो हमारा एंडोसाइटोसिस है उसके अंदर ये हमारे यहाँ पे इंटरलाइजेशन नहीं हो पाई, तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या करेगा, हाइपर प्रोलिफरेशन हमारे यहाँ पे करेगा, और एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा लाइगेंड इंड्यूस्ड एंडोसाइटोसिस से, ठीक है।
This mutation leads to an elevated number of the EGF receptor on the cell and increased activity, increased sensitivity of the cell to the EGF as a mitogenic signal. ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे ये वाली म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो इंटरलाइजेशन है या फिर एंडोसाइटोसिस है वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पा रही, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने अभी बताया कि जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ रिसेप्टर होंगे उनके नंबर हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ पे डिग्रेडेशन तो हो नहीं रही, इंटरलाइजेशन हमारे यहाँ पे हो नहीं रही, तो इससे हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे रिसेप्टर के, और जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे ईजीएफ है, ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ पे जो सेंसिटिविटी होगी वो हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस सेल अंडरगो ईजीएफ इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द ट्यूमर सेल, और जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्यूमर सेल्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। The other EGF family receptor HER2, HER3, HER4 do not undergo ligand induced internalization। अब यहाँ पे ना आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे HER2, 3 और 4 होते हैं वो हमारे यहाँ पे ligand induced internalization हमारे यहाँ पे नहीं शो करेंगे। क्लियर है, ये सिर्फ हमारे यहाँ पे कौन शो करता है, जो हमारे यहाँ पे HER1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे हुआ, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे आरटीके पाथवे सिग्नलिंग हमारे यहाँ पे चलता है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो हमारे यहाँ पे बाइंड होकर किस तरीके से हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे हमने स्टडी किया कि जो हमारा आरटीके पाथवे है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं, और किस तरीके से उसके अंदर जो भी हमारे यहाँ पे उस पाथवे को हमारे यहाँ पे डिसेंसिटाइज करना है तो वो हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप यहाँ पे लोडिस की बुक जो हमारे यहाँ पे रहती है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, आप उससे यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR, नेट JRF, DBT, बेट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी